हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हार्ट फेलियर, और जिसमें हम स्पेसिफिकली कौन से पढ़ेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, जैसा कि आपको पता है हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करना। बट हार्ट फेलियर में क्या होगा कि ये जो पंपिंग एबिलिटी है ना हार्ट की, ये हमारे पास ख़राब हो जाएगी। मतलब जो हार्ट है ना, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को जो पंप नहीं कर पाएगा। जब वो पंप नहीं कर पाएगा तो मेटाबॉलिक जो डिमांड्स होंगी ना, मेटाबॉलिक डिमांड्स बॉडी की, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अच्छा, अब ना जब वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो वो हमारे पास जो बीपी है उसको ना तो मेंटेन कर सकता है, ना कम कर सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में ये होता है कि यूजुअली वो प्रोग्रेस किस करके बन जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी में आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें। इसकी जो इटियोलॉजी है ना, ठीक है, वो उसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दो चीज़ें कौन सी हैं? दो किस्म के आपने पढ़े होंगे डिसफंक्शंस। एक होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, इन दोनों डिसफंक्शन में ना फ़र्क क्या होता है और इनमें मेन क्या है? अच्छा, जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है ना, इसमें ये होगा कि हार्ट प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डायस्टोलिक में ये होगा कि हार्ट का जो चैम्बर है ना वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो ये आपने ये याद रखना है, डायलेट या रिलैक्स। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब जब वो कंट्रैक्ट नहीं प्रॉपर कर पाएगा तो उसके अंदर खून जो है वो रुका रहेगा। ठीक है, खून प्रॉपर तरीके से एक्सपेल आउट नहीं होगा। तो वो किस तरह प्रेजेंट कर सकता है हमारे पास, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है हमारे पास। हो सकता है हाइपरटेंशन हो जाए। ठीक है, हाइपरटेंशन के बाद क्या हो सकता है, जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास वेल्व्स होते हैं ना, उनमें रीगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो खून वापस की तरफ फेंकना शुरू कर देंगे, तो उनमें रीगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इनडायरेक्टली जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो मसल जो हैं वो कार्डियोमायोपैथीज़ में चले जाएंगे। ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज़ के मसले आना शुरू हो जाएंगे, उसके जो कार्डिक मसल्स हैं उनमें मसला आना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेल्व जो है वो रीगर्जिटेशन करना शुरू कर देंगे, यानी वेल्व्यूलर रीगर्जिटेशन हो जाएगी और कार्डियोमायोपैथीज हो जाएंगे। बट इसके बरअक्स हमारे पास जब डिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, तो डिस्टोलिक डिसफंक्शन में ये होता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी क्यों होती है हमारे पास वेंट्रिकल्स की? इस वजह से होती है कि डायलेट तो कर रहा है, जब वो डायलेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ये होगा कि वेंट्रिकल्स हाइपरट्रोफाई होंगे, वो अपना मसल मैस ज़्यादा करेंगे। मसल मैस ज़्यादा करने की वजह से ये होगा कि वो खुद से एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे कि वो किसी तरीके से उसको रिलैक्स हुए मसल को कंट्रैक्ट कर सकें और एक्सपेल आउट कर सकें। और एक और डिजीज़ होता है, उसको आपने पढ़ा होगा, अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस इसमें होता है कि अमाइलॉइड हमारे पास ना अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है मसल्स में। ठीक है, और ये प्रोटीन एक होता है हमारे पास अमाइलॉइड प्रोटीन, तो वो हमारे पास मसल्स में आना शुरू हो जाता है। दूसरा यह है कि अगर ये मसला भी होता रहे बहुत लॉन्ग टाइम पे, तो जो उसका पेरिकार्डियम है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और पेरिकार्डाइटिस भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस भी होना शुरू हो जाता है, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपने ये याद रखना है कि हमने इसको कैटेगराइज किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, अगर हमने इसकी ना दो कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है, कितनी कैटेगरीज हैं इसकी? कैटेगरीज हैं, इसको हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, एक हो जाएगा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, जिसमें लेफ्ट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट साइड, और एक हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में राइट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या हो सकता है कि वही आगे बात, ठीक है, या तो वेल्व्स का कोई डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है, यानी मेट्रल वेल्व या आयोटिक जो वेल्व है ना उसका कोई डिजीज़ आ जाएगा। ठीक है, वेल्व का डिजीज़ हो सकता है कोई भी, ठीक हो गया। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। उसके बाद कार्डियोमायोपैथीज़ भी हो सकती हैं। वही सारी चीज़ें बात आ रही हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास ज़्यादातर ये वाले मसले आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में कौन सा डिसफंक्शन होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक हो गया, हमारे पास कार्डियोमायोपैथीज़ भी आ जाती हैं और हाइपरटेंशन भी आ जाती है, और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन यूजुअली इसमें होती है। राइट साइड में हमारे पास इसका क्या होगा कि राइट साइड तब होता है जब हमारे पास लेफ़्ट हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली राइट हार्ट फेलियर नहीं होता, जब लेफ़्ट हार्ट का फेलियर हो जाए ना उसके बाद यूजुअली राइट हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, और ये यूजुअली हमारे पास COPDs के साथ और
पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी कि ये लंग्स वगैरह को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कोर पल्मोनल भी हम आगे पढ़ेंगे और वो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सेकंड अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें आपको पता है बॉडी इसमें क्या करेगी। ठीक है, बॉडी का इसमें क्या काम है। तो बॉडी आपको पता है हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स लेके आती है। ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आपने याद रखने के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आपको समझ आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। सबसे पहले लेवल पे क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज हमारे पास डायलेट हो चुकी हैं या कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, किसी भी कंडीशन में है, तो सबसे पहले हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास एंडोजीनस हमारे पास कैटेकोलामाइंस होते हैं, तो उसके ज़रिए बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। वो भी कंपनसेशन ना हो तो वो हमारे पास क्या करती है, हाइपरट्रॉफी की तरफ चली जाती है। वो कहती है मसल मैस या तो ज़्यादा कर लो, उससे ये हो सकता है कि हमें थोड़ी ईज़ मिल जाए। दूसरी बात आपने ये देखें कि मसल मैस भी अगर हमारे पास ठीक ना हो रहा हो ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कार्डियल जो मसल्स होते हैं ना, कार्डिक मसल, मायोकार्डियल मसल जो होते हैं वो डायलेशन में चले जाते हैं। मायोकार्डियल मसल की डायलेशन होना शुरू हो जाती है। मायोकार्डियल मसल की डायलेशन से होगा कि जितना ज़्यादा हमारे पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डायलेशन के साथ ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास मायोकार्डियल डायलेशन हो जाएगी ना, तो डायलेशन की वजह से ये होगा कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। ये फ्रैंक का आपने वो लॉ भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये कहता है कि डायलेशन अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हार्ट ने अपने आपका फंक्शन तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ, उसको किसी तरीके से फुलफिल तो करना है, तो वो ये करेगा कि अपनी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को ज़्यादा कर लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास कंपेंसेटरी हार्ट फेलियर होता है और डीकम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि कंपेंसेटरी हार्ट फेलियर में ये होता है कि जो डायलेटेड वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट को ना मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, कंपेंसेट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, जबकि डीकम्पेंसेटरी में हमारे पास ये होता है कि जो मायोकार्डियम होती है ना, वो बिल्कुल किसी किस्म का भी ना तो सफिशेंट ब्लड को प्रोपेल कर रही होती है, ना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती है, इवन रेस्ट पे भी नहीं। तो हमारे पास कंपनसेटरी हार्ट फेलियर में ये होगा कि बॉडी थोड़ा बहुत मेहनत कर रही है, थोड़ी बहुत कंपनसेट कर रही है, हार्ट बेशक उसको मुश्किल हो रही है कि अपना जो कार्डिक आउटपुट है उसको मेंटेन कर सके, बट डीकम्पेंसेटरी में वो बिल्कुल हाथ धो के बैठ जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि कंपनसेटरी और डीकम्पेंसेटरी इसमें क्या फ़र्क है। कंपेंसेटरी में बॉडी थोड़ा बहुत कंपेंसेट कर रही है, बट हार्ट को अभी भी तकलीफ़ हो रही है, बट डीकम्पेंसेटरी में हाथ जो है हमारे पास छोड़ के बैठ गया दिल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हार्ट फेलियर कौन सा, कंपेंसेटरी हार्ट फेलियर एंड डीकम्पेंसेटरी हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास किस तरीके से हार्ट फेलियर प्रोग्रेस करता है। हार्ट फेलियर था हमारे पास, ये आपने याद है, हार्ट फेलियर था। हार्ट फेलियर में सबसे पहले क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट जो था ना हमारे पास वो डिक्रीज़ हो गया। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट जब डिक्रीज़ हो गया तो जो हमारे पास किडनी के अंदर हमारे पास जो उसके सेल्स थे, ठीक है, उसमें क्या हो गया, हाइपो परफोरेशन होगी। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन होगी। ठीक है, कितनी रीनल हाइपर परफ्यूजन, मतलब उसमें जो उसके मसल्स थे या उसके जो सेल्स थे वो प्रॉपर्ली परफ्यूज़ नहीं हो रहे थे, उनको प्रॉपर्ली ना ब्लड मिल रहा था ना ऑक्सीजन मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने किसको एक्टिवेट कर दिया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, रास सिस्टम को। रास सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ उसने क्या किया, हमारे पास सोडियम प्लस H2O की मतलब वाटर की रिटेंशन स्टार्ट की, और इसकी वजह से क्या हो गया, हमें अडीमा। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, हार्ट फेलियर हुआ, कार्डिक आउटपुट पूरी नहीं हुई, रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो गई, मतलब जो किडनी थी उसको ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से उसने रास सिस्टम को एक्टिवेट किया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है, और उस सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी और अडीमा हो गया। इसके ऑपोजिट क्या चल रहा होता है। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड हमारे पास काम चल रहा था ना जो हो रहा था। बैकवर्ड फेलियर में हमारे पास क्या चल रहा होता है कि हमारे पास ना एक किस्म की पैसिव कंजेशन हो रही होती है। ठीक है, पैसिव कंजेशन, पैसिव कंजेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास पल्मोनरी जो है ना उसमें अडीमा होना शुरू होगा। ठीक है, पल्मोनरी अडीमा होना शुरू होगा। पल्मोनरी अडीमा की वजह से क्या होगा कि वो बहुत टाइम तक स्टैंड करता रहेगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या होगा कि राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा।
राइट हार्ट फेलियर होना शुरू होगा। और राइट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होगा, प्रॉपर सिस्टेमिक एडीमा होना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होना शुरू होगी। सबसे स्टार्ट में कंजेशन होना शुरू किया और वेनस कंजेशन के बाद क्या होगी हमारे पास एडीमा। तो आपने ये देखा होगा कि एंड रिजल्ट दोनों में क्या था, एडीमा। बेशक वो हमारे पास पैसिव कंजेशन हो, स्टार्ट में थोड़ी कंजेशन हुई, फिर उसके जो लंग्स थे हमारे पास उसमें एडीमा स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर हाइपरटेंशन होगी क्योंकि एडीमा हो गया, तो उसकी वजह से उसका लोड ज़्यादा हो गया। एडीमा की वजह से क्या हुआ, हमारे पास राइट हार्ट फेलियर हो गया। राइट हार्ट फेलियर मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, लेफ्ट हार्ट फेलियर के बाद राइट हार्ट फेलियर होता। फिर उसके बाद पूरे सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होगी, जितने भी सिस्टम में वेनस नेटवर्क थे उसमें कंजेशन होना शुरू हो गया, एंड पे सिस्टेमिक एडीमा हो गया, नॉर्मल एडीमा भी बोल सकते हैं। और अगर फॉरवर्ड सिस्टम में देखा जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे अभी हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर में हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्या फीचर्स नज़र आएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन सी होंगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट में। ठीक है, राइट हार्ट में लेफ़्ट हार्ट में क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि लेफ़्ट हार्ट में जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना हमारे पास, लेफ़्ट वेंट्रिकल उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी। ठीक है, और हाइपोक्सिक चेंजेस आएंगे, हाइपोक्सिक चेंजेस आएंगे। हाइपोक्सिक चेंजेस ना सिर्फ हमारे पास हार्ट में आएंगे बट हमारे पास ओवरऑल पूरी बॉडी में आएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन में आएंगे। ठीक है, ब्रेन में क्या होगा, हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी होना शुरू हो जाएगी। किडनी में आएगा हमारे पास। ठीक है, उसमें ट्यूबुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। लंग्स में आएगा, लंग्स में हमारे पास क्या होगा कि कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। पल्मोनरी जो हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरीज हैं उसमें एडीमा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिक चेंजेस आएंगे। अच्छा, राइट हार्ट फेलियर में यूजुअली होगा लिवर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लिवर में हमारे पास क्या होगा कि नटमैग लिवर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नटमैग लिवर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर स्प्लीन आ जाएगा। स्प्लीन में हमारे पास क्या चेंजेस होंगे, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाएगी और उसमें क्या होना शुरू हो जाएगी, कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, एनलार्जमेंट प्लस कंजेशन। ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यूज़ जितने भी हैं ना उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, एडीमा। सॉफ्ट टिश्यू में एडीमा। और हमारे पास क्या होगा, प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन यानी कि लंग्स में भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा कि एडीमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमने फीचर्स थोड़े से आपने देखने हैं कि फ़ीचर्स क्या होते हैं। ये तो मॉर्फोलॉजी थी कि आपको नज़र कैसे आएगा। फ़ीचर्स क्या हैं, फ़ीचर्स में क्या होगा कि अगर देखें लंग्स में होगा तो हमारे पास क्या होगा, डिस्निया हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, अर्थोपनिया हो जाएगा, लेटेगा बंदे को सांस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया हो जाए। ठीक है, मतलब डिस्निया की ज़्यादातर आपको लेफ़्ट हार्ट फेलियर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, लेफ्ट हार्ट फेलियर में सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, जबकि राइट हार्ट फेलियर में ये होगा कि हमारे पास इंटायर सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होगी। इंटायर सिस्टेमिक वेनस कंजेशन में क्या होगी कि हो सकता है कि नेक की जो वेन सी वो डिस्टेंड हो जाए, हमारे पास लिवर जो हो वो टेंडर हो जाए, सॉफ्ट टिश्यू में एडीमा आना शुरू हो जाए। मतलब इन्हीं सारी चीज़ों के आपको क्लिनिकल फीचर्स नज़र आएंगे। ठीक है, अभी बिफोर गोइंग ऑन आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हार्ट फेलियर जो है ना इसमें हम जो मेन स्टे ट्रीटमेंट देते हैं ना वो एस इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ACS। ठीक है, एस इनहिबिटर्स देंगे और वही हमारे पास इसको फ्लूइड रिटेंशन को ना हमारे पास कम करेंगे। ठीक है, अगर फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो किस में चल जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। लेफ्ट हार्ट फेलियर यूजुअली गोज इनटू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो ही फिर राइट हार्ट फेलियर भी होगा, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि एक एडीमा तो होता है, आपने ये याद रखना है, बट एडीमा कौन सी किस्म का होता है, डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा होता है। डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा मतलब कि वो एडीमा आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ वो आपका चेंज होता रहेगा और उसमें पिटिंग भी होगी, आप उसे दबाएंगे तो वो दबा रहेगा। बट ये कि डिपेंडेंट पार्ट्स पे ज़्यादा होगा, डिपेंडेंट पार्ट्स में ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपको ये हो सकता है कि नटमेग अपीयरेंस की वजह से आपको सिरोसिस भी नजर मिल सकता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अभी हम हार्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हार्ट डिजीज़ का थोड़ा इंट्रो होना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ होते क्या हैं और हार्ट डिजीज़ की टाइप्स क्या हैं। तो हम जल्दी जल्दी से टाइप्स देख लेते हैं और आगे हम इन डिटेल में इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप जो हमने पढ़ लिया वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। हमने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दे दिया, ये अभी आप इस पर मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होते हैं। ठीक है, दूसरे किस्म का जो हमारे पास हार्ट के डिजीज़ आते हैं ना वो है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। हाइपरटेंसिव HHD बोलते हैं उन्हें, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। तो इसमें सिस्टेमिक भी होते हैं और पल्मोनरी भी होते हैं। तो दो होते हैं इसमें, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। ठीक हो गया, अब आ गया तीसरे जो डिजीज़ आते हैं वो है वेल्व्यूलर, वेल्व्स के मसले आएंगे ना। ठीक है, वेल्व्यूलर डिजीज़ आते हैं हार्ट के, वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़। फोर्थ हमारे पास जो मसले आएंगे ना वो होंगे नॉन एस्कीमिक, नॉन एस्कीमिक
हार्ट डिजीज़ जिनमें एस्कीमिया इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। मायोकार्डियम, इनको प्राइमरी डिजीज़ भी बोलते हैं, प्राइमरी हार्ट डिजीज़। और फिफ्थ जो हमारे पास आएगा ना वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, कि कंजेनिटल मसला क्या आता है हार्ट डिजीज़ में। तो ये हमने पढ़ना है, जिसमें से हमने इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ लिया। अभी अगले लेक्चर्स में मैं आपको ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ पढ़ाऊंगा, उसके साथ आपको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ पढ़ाऊंगा, नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड कंजेनिटल हार्ट। और इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर जो कार्डिक पैथोलॉजी का है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।